डीएनए समझो एक साइंटिस्ट कैसे सोचता है। चलो यहां तक 1958 तक सबको पता चल गया कि तुम्हारा जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता था, ठीक है। अपने आप तो किसी सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, बट अगर हमको किसी टेस्ट ट्यूब में डीएनए रेप्लिकेट कराना है तो हम क्या करेंगे? हमको प्रोसेस समझने के लिए, अगर मान लो कोई प्रोसेस समझना है तो हमको करके देखना पड़ेगा, है ना। तो हमको एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए रेप्लिकेट कराना था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग, इन्होंने डिस्कवर किया था द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था डीएनए और पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस समझाया था, ठीक। तो सपोज मान लो कि मेरे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब कोई एक डीएनए का स्ट्रैंड है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। टेम्पलेट मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड, निकाल सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कोई एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको डीनेचर कर देंगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तो हम सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट नहीं करा सकते। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या मैं सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करा सकता हूं आर्टिफिशियली? क्योंकि आपस में दोनों के बॉन्ड है ना। मान लो कि ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्या ये रेप्लिकेट करेगा अपने आप? एक टेस्ट ट्यूब में करेगा रेप्लिकेट? नहीं करेगा, है ना, जब तक हम इसका बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं। तो इसने क्या किया, एक डीएनए लिया और डीएनए का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड निकाल दिया। किसी को दिक्कत? टेम्पलेट स्ट्रैंड में मान लो कि ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लिया, ठीक है। ए टी सी 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 ई ए टी मान लेते हैं ये मेरे पास एक टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। अब इसको इसने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। क्या इस टेस्ट ट्यूब में ये टेम्पलेट स्टैंड अपने आप रेप्लिकेट कर लेगा? नहीं करेगा। क्या चाहिए होगा? अरे भाई डीएनए का कॉपी बनाना है तो सबसे पहले हमको बेस पेयर चाहिए होगा। तो कौन सा बेस लगेगा यहाँ पे? एडेनिन के साथ क्या लगेगा? थाइमिन। थाइमिन के साथ क्या लगेगा? गुआनिन के साथ क्या लगेगा? साइटोसिन के साथ लगेगा गुआनिन। तो अगर ये जो ऐड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए होगा ना। ये क्या है? ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो हमको क्या ऐड करना है इसमें? फ्री न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले लिया मैंने ऐड कर दिया फ्री न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या था? एटीपी, जीटीपी, टीटीपी और टीटीपी। पता ना क्या क्या ये? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने इसको ऐड कर दिया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ऐड कर दिया। अब तो रिएक्शन हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए क्या? नहीं, क्या जरूरत है? क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? फ्री न्यूक्लियोटाइड दे दिया मैंने, और क्या चाहिए बताओ? वो भी मिलेगा। अगर तुम गलती से साइंटिस्ट होते तुम क्या करते? कुछ नहीं करते, सो जाते। कोई और कर लेगा डिस्कवरी, हम क्या ही करेंगे। हाँ, पेयरिंग करो। कैसे पेयरिंग करोगे भैया? अपने आप पेयरिंग होगा। हाँ, लाइगेज। अरे डीएनए जोड़ना है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड में कहां से लाइगेज आ गया? एडेनिन थाइमिन के साथ किससे जुड़ता था? गुआनिन साइटोसिन के साथ किससे जुड़ता था? तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप बना लेगा, तुम्हारा कहां रोल है इसमें? चलो अच्छा मान लो कि हमको क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ बेस पे नया स्टैंड ऐड करना है, तो एक एंजाइम दे देते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम था? पॉलीमराइजेशन करना है नया स्टैंड का, तो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना है, तो एंजाइम का नाम बड़ा कन्वीनियंट है, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पे हमने फ्री न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, उसके बाद हमने ऐड कर दिया डीएनए डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट का मतलब समझाएंगे, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट, टी टी टी, हाँ, डीएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड करा रहा है, मतलब बेस पेयर को टक 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 जोड़ के ला रहा है, ठीक है। क्या अब रिएक्शन हो जाएगा?
हेलिकेज का जरूरत क्यों है भाई? जब ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो कैसे हेलिकेज? क्यों अलग है? ये सिंगल है, तुम्हारे तरफ तो नहीं चाहिए कुछ। एसएसबीपी क्या करता है? अलग करके रखता है। तो एक ही तो स्टैंड है, किसके साथ चिपक रहा है? इसको तो तुमको और चिपकाना है ना, तुम इसको अलग क्यों रखोगे? एक एक करके सबका नाम जितना पढ़े हो ना सब डाल दो, कुछ ना कुछ तो होगा ये। क्या ये रेप्लीकेट कर जाएगा? टर्न्स आउट, रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन मिला दो, चौटा खाओगी। टर्न्स आउट कि ये रेप्लीकेशन अभी भी नहीं कर रहा था। अब फ्रस्टी आ गया आर्थर कॉनबर्ग, तो इसने बोला कि कोई बात नहीं, इन्वेस्टर का इतना पैसा लगा है, चोरी कर लेते हैं। एग्जैक्टली प्राइमर चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या था कि इसको नहीं पता था ना कि प्राइमर भी रिक्वायर्ड होता है या हमको हेड स्टार्ट देना है। तो इसने क्या किया ना, इसने चोरी करनी स्टार्ट कर दी। इसने क्या किया कि पहले वाले के साथ, यही जो तुम लोग करते हो एग्जाम में, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, इसने क्या किया, अपने से बोला चलो कोई बात नहीं, नकल ही कर लेते हैं। तो नकल के क्या किया इसने, एडेनिन के साथ थाइमिन जोड़ दिया, थाइमिन के साथ एडेनिन जोड़ दिया, गुआनिन के साथ साइटोसिन जोड़ दिया, और जैसे इसने ये जोड़ा, पूरा स्टैंड अपने आप रेप्लिकेट कर गया। तो मतलब ही गेव इट अ हेड स्टार्ट, इसने प्राइमर ऐड कर दिया। इसने क्या किया, ही एडेड प्राइमर टू गिव इट अ हेड स्टार्ट। क्या किया इसने, प्राइमर ऐड कर दिया, स्टार्ट। ही एडेड प्राइमर टू गिव इट अ हेड स्टार्ट। और उसने कॉन्फिडेंस देखो भाई का, उसने बोला अगर मुझे प्राइमर की जरूरत पड़ रही है रेप्लिकेशन कराने में, तो कहीं ना कहीं सेल को भी जरूरत पड़ रही है प्राइमर लगाने के लिए, एंड देयर मस्ट बी अ सेपरेट मैकेनिज्म जो प्राइमर के लिए कोड करता होगा। इसने लिख के छोड़ दिया भाई, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो सेल भी नहीं कर पा रहा होगा, सेल के पास भी एक सेपरेट मैकेनिज्म होगा जो प्राइमर के लिए कोड करेगा। ये उसने लिख के छोड़ दिया। तो ही कोटेड that there must be a separate mechanism for addition of primer in the cell। और इसके लिए भाई साहब को नोबेल प्राइज मिल गया चीटिंग करके। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिल गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां से कुछ कुछ दिक्कतें थी डीएनए रेप्लिकेशन के साथ। पहला दिक्कत ये था, फिर बाद में तुमको हम डबल स्टैंडर्ड भी दिखा देंगे। पहला दिक्कत ये था कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन का स्पीड क्या है? रेप्लिकेशन स्पीड क्या है? इट इज 2000 पर सेकंड। ठीक है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड इसका रेप्लिकेशन स्पीड है। तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन स्पीड 2000 बेस पेयर पर सेकंड है, तो गलती भी तो करता होगा ना, गलत बेस तो चिपक सकता ही है ना, इतनी स्पीड से काम करेगा तो चिपक सकता है ना? नहीं होता है। तो अगर हर रेप्लिकेशन में गलत बेस चिपकते गया, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ रॉन्ग बेस पेयर पता है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ रॉन्ग बेस पेयर या रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, इट इज 10 टू द पावर मतलब 10 टू 6 कर दो, -6 मत करो। हाँ 10 टू 6 कर दो, y माइनस। नहीं नहीं, मतलब इतने में एक गलती करेगा, 10 टू द पावर 6 में एक गलती करेगा, तो माइनस ही हो गया। चलो ठीक है, -6 कर लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, ठीक है, इतना गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं हम क्या?
नहीं कर सकते। क्या होगा, एक रेप्लिकेशन में 2-3 म्यूटेशन ही तो होगा। कितना है, 10 टू द पावर माइनस कितना है तुम्हारा, 10 टू पावर 9 है ना। तो एक डेढ़ डेढ़ गलती होगा एक रेप्लिकेशन में, कर सकते हैं क्या ऐसा बर्दाश्त? नहीं। क्यों भाई, म्यूटेशन करेगा। हर सेल रेप्लिकेशन तुम म्यूटेशन कर रहे हो, ठीक है, हर सेल डिवीजन में। सोचो तुम पैदा होगे इंसान और बन जाओगे चमगादड़, कुछ लोगों में हो रहा है वैसे आज भी, बट हाँ ठीक है। तो 10 टू द पावर -6। तो क्या करता है, इसके पास एक सिस्टम है जिसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग, जो तुम लोग भी अपने जीवन में कभी नहीं करते हो, रिवीजन। तो ये क्या करता है, ये प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब जब नया बेस पेयर ऐड कर रहा है, फिर उसके बाद वो प्रूफ रीड करेगा। ठीक है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि जो इसका रेशियो प्रोबेबिलिटी हो जाता है 10 टू पावर -9 हो जाता है। क्या अभी भी ठीक है? थोड़ा ठीक है, फिर भी एक आध म्यूटेशन तो हो ही सकता है। ठीक है, तो इसके साथ इसने क्या किया, एक और काम किया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम है ये, किताबों में तुमको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, बट बढ़िया चीज है, जान जाओ। एक एंजाइम होता है, ये दोनों काम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज ही कर दिया। ठीक है, ये दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज ही कर दिया। अब एक और एंजाइम होता है, इसका नाम होता है ना मिसमैच रिपेयर एंजाइम। नहीं है किसी किताब में ये? अच्छा, हमको ये पता था ना कि हमेशा एक प्यूरिन किसके साथ जुड़ेगा, तो डिस्टेंस जो है डीएनए का सेम रहेगा, डायमीटर जो है सेम रहेगा। तो ये मिसमैच रिपेयर एंजाइम क्या करता है ना, ये डीएनए को स्कैन करता है, कहीं से डीएनए का फिगर तो खराब नहीं हुआ है। अगर कोई रॉन्ग बेस ऐड होगा तो कभी प्यूरिन पिरिमिडीन से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल स्कैन द डीएनए स्ट्रैंड विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर, और जहां पे भी उसको दिक्कत दिख रहा है वहां से डीएनए स्ट्रैंड को काट देता है और बोलता है भैया फिर से रेप्लिकेट करो। तो जो प्रोबेबिलिटी 10 टू पावर -6 था, वो अब 10 टू पावर -12 हो जाएगा। दुगना ही हो गया ना, एडिशन प्रूफ रीडिंग। तो 10 टू पावर -6 था, तो अब 10 टू पावर -12 हो जाएगा, और मिसमैच रिपेयर एंजाइम से तुम्हारा करेक्शन आ जाता है। समझ में आया सबको? समझ में क्या किया ना, समझ में आया सबको? मतलब मान लो कि अगर मेरा डीएनए का स्टैंड ऐसा है, देखो ऐसा है, तो टेक्निकली सबका डायमीटर सेम होना चाहिए। 3D में देखोगे तो ये सेम ही डायमीटर का होगा ना सबका। अब मान लो कहीं मेरे पे एडेनिन के साथ गुआनिन जुड़ गया, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अरे देखो, मान लो एडेनिन, मान लो ये है, गुआनिन ये है, डबल बॉन्ड हो गया ना। और वही अगर एडेनिन और थाइमिन था तो क्या होता, तो डायमीटर बढ़ गया। और मान लो थाइमिन के साथ वॉल आ जाए, साइटोसिन आ जाए, तो ऐसा डायमीटर कम हो जाएगा। तो कोई भी एनॉमली उसको दिखेगा तो वो डायमीटर में देख लेगा, जहां पे भी उसको दिक्कत दिया पूरा स्टैंड काट दिया, बोला फिर से काम करो। तो इसको हम कहते हैं मिसमैच रिपेयर इंजन दैट हेल्प्स इन द एक्यूरेसी इन डीएनए। ठीक। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है, एक लास्ट प्रॉब्लम। चलो, एरर का प्रॉब्लम तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में इस पर टेंशन बढ़ता जा रहा है, ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉइल तो हो ही रहा है, बट लेकिन इवेंचुअली अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो टूट जाएगा, इतना टेंशन होगा। तो अगर मुझे इस टेंशन को रिलीज करना है तो क्या करना होगा? हाँ, अनकॉइल करोगे तो फिर मेरा तो फायदा ही खत्म होगा ना, मैं तो डीएनए रेप्लिकेशन में कॉइलिंग कर रहा हूं। तो अगर इसको मुझे खींचोगे तो, तुमको मचोड़ के हम खींचते हैं, देखो कैसा फील होता है। क्या करना होगा बताओ, क्या करना होगा बताइए? छोड़ देना होगा। नहीं तो बटन तो कॉइल हो गया ना, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होगा, तो उसे क्या क्या करना होगा, काट दो ना यार, काट के पीछे चिपका दो।
अगर मान लो कोई एक चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है, सपोज देखो बहुत सिंपल है, एक सर्कल है, ठीक है, मैथ तो तुम लोग पढ़े नहीं हो। अब इसके चारों ओर मैंने एक डिंग 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 घुसा दिया, चिपका दिया इसको, ठीक है। अगर इसको मुझे अलग करना है तो कैसे करेंगे, दोनों को अलग करना होगा तो काटना ही होगा। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर मान लो ये ऐसे कॉइल हो रहा है, 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 ठीक है। अब ये मुड़ता है ना, तो अगर हमको इसको छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे ताकि ये सीधा होगा और उसको पीछे जोड़ देंगे। तो आगे से काटेंगे, पीछे जोड़ते जाएंगे, पीछे जोड़ते जाएंगे, ताकि नए जगह पे उसको रेप्लिकेट करने का टाइम रहे। समझ में आया? तो इसको टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम करते हैं। तो ऑब्वियसली ये काम भी कोई इंजाइम ही करता होगा। तो जो इंजाइम ये काम करता है, अरे जो इंजाइम ये काम करता है उसको बोलते हैं हम टोपो आइसोमरेज, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो क्या होता है, इट रिलीजेस द टेंशन बिटवीन द रेप्लिकेटिंग, सिंपल से काटता है और पीछे चिपका देता है, काटता है पीछे चिपका देता है, काटता है पीछे चिपका देता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर एक टेम्पलेट स्टैंड को मुझे रेप्लिकेट करना था तो ये दिक्कतें आ रही थी मुझे। अब आते हैं डबल स्टैंड पे, अगर हमको सेम काम करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो अब तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से आ जाएगा डबल स्टैंड। तो मान लो कि मेरा एक डीएनए है, ठीक है। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, एस फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज लिख देते हैं, रेप्लिकेशन एस फेज। जिस साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, ओरी साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जहां से शुरू हुआ उसको हमने बोल दिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और जहां पे रेप्लिकेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है सर, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अच्छा अब ये मेरा स्टैंड है, तो मान लो कि ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम एंड होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब मुझे इसे रेप्लिकेट करना है, या सेल मेरा इसको रेप्लिकेट कर रहा है। सेल सबसे पहले क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमें इस हाइड्रोजन बॉन्ड को सबसे पहले तोड़ना होगा, मतलब हमको डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड या अनजिपिंग करना होगा, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम काम करेगा सर, क्या करेगा, हेलिकेस। तो यहां पे सबसे पहला एंजाइम लिखो, अनवाइंडिंग या अनजिपिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कौन कर रहा है, हेलिकेस, ठीक है। तो इन दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि ऑटो रिपेयर सिस्टम होता है डीएनए में। तो अगर तुम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड खुद से जुड़ जाएगा, है ना, एग्जैक्टली हाँ। तो मान लो कि तुम्हारा ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, हुआ है क्या किसी का, हो ही जाएगा, तो साल पर खत्म होते होते हो जाएगा बेटा। देखो जिसका भी लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे चल रहा है और 1 घंटे फोन पे है, समझ जाओ तुम्हारा कट चुका है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मतलब जितना जल्दी डिस्क्लेमर ध्यान दो, समझ जाइए आपका कट चुका है, ठीक है। इतना अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं होता जीवन में, ठीक है। हाँ, तो सपोज मान लो कि आपका ताजा ब्रेकअप हुआ, तो आपको वापस जाने का भी तीव्र इच्छा होता है ना, होता है ना। तो क्या किया जाता है उसके, तुम किसी का अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो यार,
तुम संन्यास लो, खुश रहो, ठीक है। ये सब मोह माया से ऊपर उठो। कोई किसी ने इतना बुरा कर्म थोड़ी किया होगा। अच्छा, माई कंडोलेंसेस। हाँ ठीक है, तो सपोज मान लो कि आपका ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ, तो कोप अप करने के लिए आपके दोस्त क्या बोलते हैं? मूव ऑन करने के लिए बोलते हैं ना। तो मतलब आप टेम्पररी कहीं रिबाउंड वुबाउंड करते हो, है ना। तो वही इनका भी रिबाउंड है। इसको हम बोलते हैं SSBP, जिसको हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। SSBP जिसको हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, तो यहां आ गया सिंगल स्टैंडर्ड। तो क्या होगा? इट विल प्रिवेंट reformation of hydrogen bond. It will prevent reformation of hydrogen bond. यहां तो कोई दिक्कत? तो ये दोनों अलग अलग रहेगा। अब हमने बात किया था आर्थर कॉनवर्क वाले टाइम में कि हमको हेड स्टार्ट देना है। तो हेड स्टार्ट देने के लिए क्या होता है? हम प्राइमर लगाते हैं, प्राइमरी लगाते हैं ना। ठीक है, तो दूसरा फिर हम कर देते हैं कि यहाँ पे बेचारा सोच में पड़ गया, कोई नहीं। ठीक, तो प्राइमर लगाने के लिए इंजाइम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो प्राइमर लगाने के लिए इंजाइम होता है ना, उसको हम कहते हैं प्राइमेज। ठीक है, और ये प्राइमेज कुछ नहीं होता, ये होता है आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब पूछोगे सर आरएनए पॉलीमरेज क्यों, डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं? बेसिकली समझो, जब भी प्राइमर बना रहे हैं हम सिंगल स्टैंडर्ड बना रहे हैं। सिंगल स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? आरएनए बनाएगा ना। तो इसी कारण से जब भी प्राइमर यूज करते हैं, और जो प्राइमर लगता है वो हमेशा आरएनए प्राइमर लगता है, और फिर ये प्रूफ रीडिंग वाले मैकेनिज्म से हम आरएनए वाला पार्ट हटा देते हैं और डीएनए लगा देते हैं। मतलब यूरासिल हटा के थाइमिन लगा देंगे। मेरे बॉडी में तो यूरासिल भी है ना। तो जब भी शुरू में प्राइमर लगेगा, वो कौन सा प्राइमर लगेगा? वो आरएनए प्राइमर लगेगा, और आरएनए प्राइमर के बेसिस पे फिर हम डीएनए प्राइमर लगा देंगे। समझ में आया? तो ये आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए का काम करा रहा है ना। तो डिपेंडेंसी इसकी किस पे है? डीएनए पे है। तो इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो प्राइमर लगाया मैंने, और हमको ये पता है कि नया स्ट्रैंड हमेशा, या जो न्यूक्लियोटाइड है, हमेशा 5'3" डायरेक्शन में लगता है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये हमेशा 5'3" डायरेक्शन में होता है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमेशा 5'3" डायरेक्शन में होता है। अब यहां पे तुमको पता है कि एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहां 3'5" था, तो 5'3" यहां पे ऐसे आ जाएगा, है ना। और यहां पे कैसे आ जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो प्राइमर लगा, प्राइमर मेरा क्या दे दिया? इसको हेड स्टार्ट दे दिया। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो, तुम्हारा पूरा जो लेंथ है वो कितना है? दैट इज फॉर 2.2 मीटर। तो अगर 2.2 मीटर है, क्या हम पूरा इसको खोल लेंगे एक साथ, है ना। तो हम एक सेगमेंट ही खोलते हैं, मतलब एक हेलिक्स ही खोलते हैं। जैसे जो 10 बेस पेयर का है, छोटा छोटा खोल के हम धीरे 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 पूरा डीएनए खोलते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें इस पर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एडिशन ऑफ बेस पेयर 5'3" डायरेक्शन में होता है। अब यहां पे हमने ऐड किया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इसने क्या किया? न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया, तो ये बिज और ये बिज ऐसे ऐड हो गया। किसी को दिक्कत? ठीक है, तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड से इसने डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया। एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट किया, तो कितना? 2000 बेस पेयर पर सेकंड। ठीक है,
अब मुझे ये वाला खोलना पड़ेगा, ये वाला खोलना पड़ेगा ना, चलो खोल लेते हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं, कटेगा क्यों? अरे भाई तुम 3D में सोचो ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ऐसे तोड़ रहे हो ना तुम, इट इज लाइक दिस, तो कहीं कोइंसाइड थोड़ी कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़ रहे हो तो कुछ नहीं, ये ओवरलैप कहीं थोड़ी हो रहा है जो कटेगा। हाँ क्या? अच्छा 200, कोई बात नहीं, सॉरी मैम गलती हो गया। उमा गोज 2000 बेस पे, ठीक है। अच्छा अब देखो, टिंग इधर भी जोड़ देते इधर भी जोड़ देते, ठीक है, मान लो अब इतने में तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इसी डायरेक्शन में ऐड कर देगा, होगा दिक्कत? ये तो ऐसे ओ सॉरी कलर बदल दिया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्या करेगा इसी डायरेक्शन में ऐड कर देगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक। तो इस वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, फिर से तुमको प्राइमर लगाना पड़ेगा, है ना, फिर से प्राइमर लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये पूरा अपना कंटिन्यूएशन करेगा। तो यहां पे जब तुम पूरा करते जाओगे तो यहां पे फ्रैगमेंट्स बनेंगे, इन फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और ये जो स्टैंड है इसको हम कहते हैं लैगिंग स्टैंड या डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, ठीक है, लैगिंग स्टैंड या डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। अब हमको ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे हम, DNA ligase, so the Okazaki fragments are joined by the Okazaki fragments are joined by DNA ligase, ठीक है, जुड़ गया। अब बस एक प्रॉब्लम अब रह गया, वही कॉइलिंग वाला, टेंशन वाला। तो ड्यू टू सुपर कॉइलिंग या हाइपर कॉइलिंग, द टेंशन बिटवीन द कॉइलिंग स्टैंड इज released by topoisomerase. So a last point, to release the tension क्या यूज करेंगे, टोपोआइसोमरेज। टू रिलीज द टेंशन हम क्या यूज करेंगे, टोपोआइसोमरेज। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत कुछ भी ऐसा जो अटका, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही एडिशन ऑफ बेस पेयर भी कराएगा, प्रूफ रीडिंग भी कराएगा। अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दिया कि इन सब रिएक्शन में एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी कहां से आ रहा है, एनर्जी आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से आ रहा है। तो जो एटीपी या जो फ्री न्यूक्लियोटाइड है, इसका दो काम हो रहा है, एक सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस करके एनर्जी दे रहा है। तो जो फ्री न्यूक्लियोटाइड है ये डुअल पर्पस करेगा, क्या क्या पर्पस है सर, सबस्ट्रेट और एनर्जी देगा। एनर्जी कैसे, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेट, है ना, कोई भी चीज टूटता है तो हाइड्रोलिसिस होता है, जुटता है तो डीनेचुरेशन सिंथेसिस होता है, टूटता है तो पानी लेते हैं और जुटता है तो पानी निकलता है ना, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है चलो लिखो इसको फटाफट, और देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ भाई साहब यहाँ मैकेनिज्म ऑफ, ये सुनो शांत सुनो, अरे 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 चलो देखो, चलो एनसीईआरटी रिव्यू लिख ले, सुनो
तो द मशीनरी एंड एंजाइम क्या है? इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई the process of replication requires a set of catalyst slash enzyme. The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxyribonucleotide. जो फ्री न्यूक्लियोटाइड की हमने बात की, ATP, GTP, TTP और CTP. ठीक है. These enzymes are highly efficient and they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time. जैसे E. coli का 4.6 into 10 to power 6 बेस पेयर. आप सोचो यही था रेप्लिकेशन का कितना टाइम बोला था? 20 मिनट. कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा ना. 2000 बेस पेयर से काट दो, 2000 बेस पे पर सेकंड है ना, टाइम निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना. 2000 बेस पे पर सेकंड उसका टाइम निकाल दो तो यहां से आ गया. ठीक है. ह्यूमन के साथ भी वही कर लोगे तो तुमको इंसान का भी टाइम पता चल जाएगा. 6.6 into 10 to power 9 बेस पे. ठीक है. कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स. अब देखो वहां 20 था, यहाँ 18 था. अपना चलता है इनका टाइम टेबल, कोई दिक्कत नहीं उसके. ठीक है. दिस मीन्स दैट एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड. Not only do these polymerization have to be fast, they have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. नीट का एग्जाम दे रहा है. Any mistake during replication would result into mutation. Furthermore, energetically replication is a very expensive process. पैसा लग रहा है. तो deoxy ribonucleotide phosphate बात किए थे ना, ATP, GTP, TTP और CTP serves as dual purpose. क्या? In addition to acting as substrate, पहला पॉइंट बात किए थे, एंड दूसरा क्या दे रहा है? एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. बस ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक. मतलब सर कितना सिंपली इसको पॉइंट वाइज डब्बा में बना के लिख सकता था. जबरदस्ती इनको गंद करना है. शुरू किया आरएनए पॉलीमरेज से, बाद में दिया कि डुअल. क्या लिखा है? वैसे ठीक है, हम लोग का नौकरी बच रहा है. अगर एनसीईआरटी इजी होता तुम लोग अपने से ही पढ़ लेते. मेरे रोजी रोटी का क्या होता? इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सुनो, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. So for long DNA molecule, since the two strand cannot be separated at its entire length, जो सेपरेट होता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क. ठीक है. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करता है एक डायरेक्शन, दैट इज 5'3". तो दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क. तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होगा 3'5 पोलैरिटी वाला, तो नया स्ट्रैंड 5'3 है. मेन स्ट्रैंड की बात करिए, है ना, 3'5 पोलैरिटी वाला, है ना. ठीक. तो द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस while on the other polarity 5'3 it is discontinuous. तो discontinuous ये बनता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जिसको हम जोड़ते हैं डीएनए लाइगेंड. ठीक. अच्छा, फिर ये आगे आगे पहले. तो the DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication, और एक स्पेसिफिक जगह पे होता है. इस जगह को हम कहते हैं origin of replication. ठीक है. तो it is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA technology, इसके बाद में बात करेंगे, it requires a vector, the vectors provide the origin of replication. मतलब कोई भी जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमको ओरिसाइड डालना होता है. जीन ऑफ इंटरेस्ट इज क्या? ओरिसाइड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है. जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर नहीं होगा तो कॉपी करने का मैकेनिज्म ही नहीं होगा. तो मान लो उसमें किसी ऑर्गेनिज्म मैंने डाल भी दिया वो डीएनए, किसी काम का नहीं होगा क्योंकि वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, है ना. तो रेप्लिकेशन कराने के लिए अभी के लिए इतना समझ जाओ, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रिक्वायरमेंट है. रेप्लिकेशन कराने के लिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रिक्वायरमेंट है. बहुत अच्छी बात. फर्दर, नॉट इन एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल. अच्छा ठीक है, वो तो हम समझा दिए, कोई बात नहीं सर, आपने समझा, हम समझा दिए. इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज. ठीक है. The replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinated. Obviously, पहले replication of DNA होगा, फिर cell division होगा. अगर replication of DNA हो गया और cell division नहीं हुआ तो polyploidy हो जाएगा, है ना. replication of DNA हो गया और cell division नहीं हुआ तो polyploidy हो जाएगा. तो ये वाली बात कर रहा है. A failure in cell division, वही
आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स टू पॉलीप्लॉइडी, you will learn the detailed nature and अच्छा nature of origin and processes occurring at this site in higher classes. ठीक है, समझ गया? हायर क्लास वाले ही पढ़ा दिया तुमको, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाते उसमें, उतना ही है। ठीक, ये बन जाएगा डायग्राम। तो ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ये डिसकंटिन्यूअस, ये न्यूली स्टैंड और ये टेम्पलेट स्टैंड। तो तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन डन। कोई डाउट है तो पूछो। पक्का?